पेट की सेहत पूरे शरीर की सेहत का आधार होती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, बदलती खान पान की आदतें और बढ़ता तनाव, ये सब सीधे तौर पर हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ऐसे में गैस, एसिडिटी, लीवर या आंतों की समस्याएं आम होती जा रही हैं। आज हम बात करेंगे एक विशेषज्ञ से जो हमारे पेट और पाचन तंत्र से जुड़े हर सवाल का वैज्ञानिक और व्यवहारिक जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट उस्मानी सर, जिनके पास वर्षों का अनुभव और हजारों मरीजों का भरोसा। कि हर 3 में से 1 इंसान को फैटी लिवर हो रहा है। फैटी लिवर डिसीज़ के कारण भी लिवर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। गंभीर बीमारियों में जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, लिवर की बीमारियां हो गई और किडनी की बीमारियां हो गई, इनमें बिना चिकित्सीय सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद्धति की दवाई हो। अल्कोहल और तंबाकू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, खास करके तंबाकू पैंक्रेटिक कैंसर होने में। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है एक विशेषज्ञ सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक होता है, जिसका काम पाचन संस्थान, पाचन तंत्र से संबंधित यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित सभी बीमारियों का निदान, उपचार और मैनेजमेंट करना, ये उसका कार्य होता है। पाचन तंत्र में जो अंग आते हैं वो मुख से लेकर के गुदाद्वार तक सभी अंग आते हैं जो कि पाचन क्रिया को करते हैं और सहायक होते हैं, जैसे कि मुंह, आहार नली, आमाशय, पेट, छोटी और बड़ी आँख, फिर अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियास बोलते हैं, लिवर और गुदाद्वार और मलद्वार, ये सब भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर आते हैं। इसका कार्य क्षेत्र जो है रोगों का निदान और उपचार है, जैसे कि पेट के रोग, खाने की नली के रोग, खाना गुटकने में दिक्कत हो रही है, निगलने में समस्या हो रही है। पेट के रोग जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, अल्सर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, उसका निदान और उपचार। छोटी और बड़ी आंत के रोग जैसे कि डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, पतले दस्त हो रहे हैं, पुराने दस्त हो रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के लिवर के रोग जैसे कि सिरोसिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, पैंक्रियास के रोग जैसे पैंक्रेटाइटिस वगैरह, ये सब इनका निदान, इनका डायग्नोसिस और इसका उपचार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अंदर में आता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नैदानिक कौशल, डायग्नोस्टिक स्किल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आपकी जो प्रोसीजरल स्किल्स हैं वो भी, और साथ में समाज सेवा, इन तीनों का बहुत अच्छा संगम होता है ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक स्किल्स भी चाहिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं इन बीमारियों के, वो बहुत सामान्य होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन इनके पीछे जो बीमारियाँ होती हैं बहुत नाना प्रकार की बीमारियाँ होती हैं और अलग अलग पाचन संस्थान के अलग अलग जगहों से जुड़ी होती हैं। तो सामान्य लक्षणों के साथ आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निदान करना है, उनका डायग्नोसिस करना और फिर उनका प्रोसीजरल स्किल से मैनेजमेंट करना है। यहाँ पर ख़ास करके ये है कि हमारा जो पाचन संस्थान है उसमें तकरीबन उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने हमारे ब्रेन में होते हैं, तो इसको हम सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं। और इनमें इनकी जो बीमारियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स। तो इनका खास करके निदान और इनका उपचार एक अच्छी खासी चुनौती होती है। वैसे तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सारी बीमारियां ही चुनौती होती हैं, खास करके जैसे अगर कोई खून की उल्टी करता हुआ आ रहा है या बेहोश आ रहा है हेपेटिक एन्केफेलोपैथी के कारण, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो इससे आप जीवन बचा भी सकते हैं। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा खान पान, हमारी जीवनचर्या। ये अगर इसमें कोई गड़बड़ या बदलाव है तो इसके कारण समस्याएं होती हैं। ये जो पेट की समस्या है, मानसिक स्ट्रेस से बहुत गहरा संबंध है इन सब चीज़ों का। आजकल बीमारियां हो रही हैं, हम इसको बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन एक्सेस, यानी कि पाचन तंत्र मस्तिष्क धुरी के विकार। इनके बीच में एक 2 वे कनेक्शन होता है। हमारा ब्रेन हमारे पाचन संस्थान को क्यूज देता है और पाचन संस्थान में हमारे ब्रेन को क्यूज देता है। तो मानसिक समस्याएं और पेट की और पाचन संस्थान की समस्याएं आपस में बहुत गहरे से जुड़ी रहती हैं। तनाव के कारण मांसपेशियों में, पाचन तंत्र की मांसपेशियों में संकुचन होता है, स्पाज्म होता है, जिसके कारण पेट में दर्द वगैरह हो सकता है।
तनाव जो है पाचन संस्थान के एंजाइम्स के स्राव को और एसिड के स्राव को मॉड्यूलेट करते हैं, बढ़ाते या घटा सकते हैं। तो तनाव के कारण एसिड की सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपर एसिडिटी भी हो जाती है। खाने की आदतों को भी बिगाड़ देता है तनाव जो है। तनाव में कुछ लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, तो ये भी एक कारण है। तनाव में आंतों की चाल गति भी बदल जाती है, किसी की गति अधिक हो जाती है तो उसको डायरिया हो जाता है, किसी की गति कम हो जाती है उसके कारण उसको कब्ज भी हो सकता है। तो ये सब डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन एक्सिस जो हैं, ये तनाव से बहुत इम्पोर्टेंटली जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये दोनों ही चीज़ें नाम से तो एक जैसी लिखती हैं, पर ये बीमारियां बिल्कुल अलग हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली एक फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है, जिसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो उसका कारण मूल कारण है यूजुअली पाचन संस्थान और मस्तिष्क की जो धुरी है उसके विकार, गट डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। और उसके कारण कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि किसी को कब्ज हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, और इसमें साथ में खास करके पेट में दर्द भी विशेषता पाया जाता है। जबकि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर जो है, जिसमें दो खास करके बीमारियां आती हैं जिनको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़। इनमें आंतों में छाले बनते हैं और जिसके कारण लंबे समय का दस्त हो सकता है, किसी को खूनी आंव हो सकती है, वज़न घट सकता है, लंबे समय तक बुखार हो सकता है। तो ये सब समस्याएं अगर हो रही हैं तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। अगर केवल डायरिया है, उसमें कोई वज़न घटना नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि ये IBS हो सकता है, लेकिन फिर भी जांचें और डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। पर अगर किसी को साथ में खूनी आंव पड़ रही है, लंबे समय से दस्त हो रहा है, वज़न घट रहा है, खास करके वज़न घट रहा है, ये अगर चीज़ें हो रही है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़ बहुत कॉमन है। कि फैटी लिवर से शुरू होकर अल्टीमेटली सिरोसिस और एंड स्टेज लिवर डिसीज तक मामला बनता है, तो ये महामारी का रूप धारण कर रहा है एक्चुअली। तो फैटी लिवर एक्चुअली है क्या कि जब लिवर की कोशिकाओं में 5% से अधिक वसा जमा हो जाती है तो हम उसको फैटी लिवर डिसीज़ बोलते हैं। और ये देखा जा रहा है भारतवर्ष में कि हर 3 में से 1 इंसान को फैटी लिवर हो रहा है। पर फैटी लिवर अपने आप में बीमारी माना जाए ऐसा नहीं है, लेकिन फैटी लिवर जब अत्यधिक हो जाता है, जब वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो फिर लिवर के ऊपर दबाव पड़ने लग जाता है, तो उसकी कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट होने लग जाती हैं। और जब कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो फिर वहाँ पर फाइब्रोसिस होती है, जिसके कारण लिवर में सिकुड़न आ जाती है। इस स्थिति को हम बोलते हैं सिरोसिस। अब फैटी लिवर होने के कई सारे कारण हैं। एक तो अनियमित दिनचर्या, शराब का अत्यधिक सेवन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज आजकल है डायबिटीज़, और कुछ वायरसेस होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस B और C, इनके कारण भी फैटी लिवर से लेकर के सिरोसिस तक की समस्याएं होती हैं। और सिरोसिस होने के बाद फिर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें कि जलोदर होना, खून की उल्टी होना, काली लैट्रिन होना, बेहोशी आना और लिवर का कैंसर। ये सब भी चीज़ें इन लिवर की समस्याओं का कारण हो सकती हैं। भारत में कोलोन कैंसर, लिवर कैंसर और पैंक्रेटिक कैंसर के मामले बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे हैं। और विशेषकर जीवन शैली में बदलाव, खान पान और ओबेसिटी और कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण ये इन अंगों में कैंसर होने के कारण बन सकते हैं। कोलोन कैंसर का मतलब ये है कि जो कैंसर है वो बड़ी आंत को इन्वॉल्व कर रहा है, और इसके लक्षण जैसे हो रहे हैं, जैसे मलावरोध हो रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ठीक से लैट्रिन हुई नहीं, और साथ में वज़न कम हो रहा है। ये कोलोन कैंसर के लक्षण हैं। लिवर कैंसर जो है आमतौर पे बिना सिरोसिस के नहीं मिलता है। सिरोसिस होने के कारण ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शंस हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस B और C बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये देखा जा रहा है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ के कारण भी लिवर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। शराब का अत्यधिक सेवन, कुछ टॉक्सिन्स है जैसे अफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह, उनके कारण भी लिवर का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो जैसे कि पेट के दाहिने तरफ ऊपर भाग में पेट में दर्द, पीलिया होना और वज़न घटना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है।
जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी सिरोसिस हो रखा है खास करके। पैंक्रेटिक कैंसर जो है वो अग्नाशय, जो कि खाने का एंजाइम्स बनाता है वो अंग, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, पेंक्रियाज, उसका कार्य है कि वो खाना पचाने के रस बनाता है और इंसुलिन भी बनाता है। और वहाँ के कैंसर के कारण भी मोटा मोटा यही है कि हेपेटाइटिस बी और सी के कारण है, ओबेसिटी के कारण है। खास करके अगर किसी को ऑलरेडी पैंक्रेटिस हो रखी है, उसको भी पैंक्रेटिक कैंसर होने का खतरा सामान्य से ज़्यादा रहता है। अल्कोहल और तंबाकू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, खास करके तंबाकू पैंक्रेटिक कैंसर होने में। और इसके लक्षण भी ऐसे हैं कि वजन घटता है, पेट में तीव्र दर्द होता है, और ख़ास करके अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसकी डायबिटीज़ बिल्कुल अनियंत्रित हो जाती है, या फिर किसी को अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उसको डायबिटीज़ नहीं निकल के आती है। ये सब पैंक्रेटिक कैंसर के लक्षण हैं, और इन सब में एक कॉमन चीज़ है कि वज़न घटना है। एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक इसके कॉन्सेप्ट है कि ये 16 घंटे की फास्टिंग, फिर 8 घंटे के विंडो में खाना खाया जाए। और लेकिन इसमें केविएट ये है कि अगर आप उस 8 घंटे के विंडो में भी आप फास्ट फूड ही खाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मोटा मोटा ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से गट को विश्राम मिल जाता है, उसकी गति सामान्य होने लग जाती है, एंजाइम्स को एक्ट करने का, काम करने का मौका अच्छा मिल जाता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इस तरह से उचित है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों को, प्रेग्नेंट वुमेन को या लिवर के मरीज़ों को इंटरमिटेंट फास्टिंग आमतौर पे नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कर भी रहा है तो बिना डाइटिशियन के सलाह के ये ना करे तो बेहतर है। आमतौर पे एक नोशन रहता है आम जनता में है कि ये तीनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, पर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड शरीर के विभिन्न हिस्सों को जांचने एवं उपचार करने के, खास करके एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी उपचार करने के भी माध्यम है। अल्ट्रासाउंड जो है वो निदान करने और डायग्नोस करने का माध्यम होता है। एंडोस्कोपी जिसमें अपर जी एंडोस्कोपी होती है, उसमें हम खाने के नलिके से, पेट से लेकर के प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं डुओडेनम, छोटी आंत के शुरुआती भाग तक की बीमारियों की जांच एवं इलाज करने में सक्षम हो जाते हैं। कोलोनोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बड़ी आंत की बीमारियों की जांच, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज़, पुराना कब्ज, डायरिया, कोलोन कैंसर, ये सब चीज़ों की जांच और इलाज भी करने में सक्षम होते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है ERCP, वो भी एक एंडोस्कोपी का एक प्रकार है, जिसमें हम साइड व्यू एंडोस्कोप से पित्त की नली की पथरी या उसकी गांठ या कैंसर का निदान और उपचार करने में सफल होते हैं। हमारा आयुर्वेदिक पद्धति जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा से ही आगे बढ़ के निकला हुआ है, तो उन पद्धतियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जैसे हमारे घर की होम रेमेडीज़ हैं, घर में नुस्खे हैं, जैसे कि छाछ हो गया प्रोबायोटिक के रूप में, सौंफ का पानी हो गया, अजवाइन हो गया, या हींग वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं साथ भोजन पचाने में। तो इस तरह की चीज़ों को आप सामान्य तौर पर, जैसे त्रिफला हो गया, आंवला हो गया, इन सब चीज़ों का एक सीमित मात्रा में उपयोग जैसे हम आमतौर पे अपने घरों में करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ध्यान ये देना पड़ेगा आपको कि गंभीर बीमारियों में, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, लिवर की बीमारियां हो गई और किडनी की बीमारियां हो गई, इनमें बिना चिकित्सीय सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद्धति की दवाई हो। लेकिन अगर आप हमसे ये पूछ रहे कि बहुत सबसे इम्पोर्टेंट 3 बातें हैं, वो ये है कि समय पर संतुलित और सुपाच्य भोजन करें। सबसे पहला, जैसा हम पहले, हमारे लोकोक्ति भी है कि जैसा खायन वैसा होवे मन, एक तो ये है। तो समय पर संतुलित और सुपाच्य भोजन करें। रोज़ अपने शरीर में व्यायाम अवश्य करें, और ख़ास करके खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं। खाने के और लेटने में कम से कम 3 घंटे का समय ही रखें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं संदेश आपको देना चाहूँगा कि अपने तनाव को प्रबंधित करें।
क्योंकि पेट का, पाचन संस्थान का मस्तिष्क से सीधा जुड़ाव रहता है।